नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा बहुत आसान तरीके से भाग्य भाव की चर्चा चल रही है। नवम भाव से हम भाग्य को देखते हैं। ये हमारे पास खाका बना हुआ, ये 12 भाव कहे गए हैं, 12 घर कहे गए हैं, इन्हीं 12th हाउस कहे गए हैं। इन्हीं 12 भावों से व्यक्ति के जीवन का पूरा लेखा जोखा हम बताते हैं। ये पहला भाव में जो है व्यक्ति स्वयं होता है, तो ये दूसरा भाव उसका धन है, ये पराक्रम है, उसका सुख है, सुख सुविधा वाहन मकान सब यहाँ से देखते हैं, संतान यहाँ से देखते हैं, ज्ञान शिक्षा विवेक यहाँ से देखते हैं, शत्रुता में यहाँ से देखते हैं, उसकी रोग ऋण वगैरह यहाँ से देखते हैं, पार्टनरशिप पति पत्नी यहाँ से देखते हैं, 7वें भाव से, 8वें भाव से उसकी मृत्यु और आयु देखी जाती है। और नवम भाव की आज चर्चा कर ही रहे हैं हम। नवम भाव से उसके भाग्य की बात की जाती है। मित्रों, व्यक्ति भाग्यशाली कैसे होगा ये हम आपको लास्ट 2 वीडियो में बता चुके हैं। उसका भाग्योदय कब होगा ये भी हम आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। फिर भी कुछ चीज़ें शास्त्रों में मिली हैं, हमने उन चीज़ों का अध्ययन किया है, तो हम कोई छिपाना नहीं चाहते, इनके माध्यम से हम आपको बताना चाहते। बाकी आप अपनी और मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ आपके लिए ज्ञान प्राप्त होगा। आज अध्याय 118 में भाग्यशाली होने का निर्णय करते हैं ग्रहों के माध्यम से। मित्रों, गुरु और शुक्र निर्विवाद नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, सौम्य ग्रह माने जाते हैं। बुध को भी शुभ ग्रह माना जाता है, चंद्रमा को भी शुभ ग्रह माना जाता है। 4 ग्रह इस प्रकार से, गुरु शुक्र बुध और चंद्रमा, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा में और बुध के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि अकेला बुध यदि बैठा है तो वो शुभ ग्रह माना जाएगा, और चंद्रमा यदि शुक्ल पक्ष का है तो उसको शुभ माना जाता है, सौम्य माना जाता है। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, पीछे से हमारी चर्चा चली आ रही है। यदि आज आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं बहुत आसान तरीके से, मैंने इसमें कोई गुणा भाग इधर उधर का नहीं जोड़ा, ना मैंने इधर उधर की कोई बातें की। इसमें मैंने आपको बहुत सरल विधि के आधार पर ज्योतिष सीखने का एक प्रयास लेकर के चल रहा हूँ कि आप इसका लाभ उठा सकें और जादू टोना टोटका से बच सकें। इसको ज्योतिष को एक पाखंड बना दिया है। ये सौर मंडल पर आधारित है, पूरी ऊर्जा की बात होती है, लेकिन इसमें आप अपने हाइट की नाप बता दीजिए, हम आपके पूरे भविष्य की भविष्यवाणी करेंगे। ये क्या है? यदि इस तरह से ज्योतिष होती तो फिर इन नक्षत्रों का, इन सौरमंडल का क्या महत्व रहता? विज्ञान भी हमारी जो है इसी सौरमंडल पर ही है, और सारी गणना सौरमंडल के आधार पर ही हो रही है। दिन तारीख बार वगैरह जो भी आप देख रहे हैं सौरमंडल के आधार पर देख रहे हैं। आदमी की हाइट के आधार पर क्या बताना चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आता। तो इसको इस तरह भ्रमित कर दिया है कि लोग इसके नाम से जो कतराने लगे हैं। ज्योतिष को ज्योतिष के माध्यम से जीने दो। ज्योतिष के जो गरिमा है उसको, उसका जो महत्व है उसको घटाने की कोशिश मत करो। ये विज्ञान है। इसी आधार पर यदि आप ग्रहों के आधार पर कैसे बता पाएंगे फलित ज्योतिष में कि वो व्यक्ति भाग्यशाली होगा, तो नवें भाव की बात हो रही है हमारी। नवें भाव से भाग्य भाव को देखा जाता है, उस व्यक्ति के भाग्य को देखा जाता है कि उसके भाग्य में क्या चीज़ है। अध्याय 118 में तो हमने बताया आपको शुक्र और गुरु निर्विवाद रूप से सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। नवमेश तो बलवान होना ही चाहिए, लग्नेश भी बलवान होना चाहिए। ज्योतिष में ज्योतिष के 3 ही स्तंभ बताए गए जिस पर ज्योतिष टिकी हुई है, जिसमें भाव, उस भाव की गणना कीजिए, वो भाव
प्रबल है, मजबूत है। ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, बार बार उन चीज़ों को रिपीट क्या करें हम आपके सामने। भाग्य को भी देखिए, वो भी प्रबल होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। कारक को भी देखिए, वो बलवान होना। प्रत्येक भाव के अलग अलग कारक हैं, वो हम आपको बता चुके हैं। जिस भाव की आप गणना कर रहे हैं, जिस भाव का आप फलित कर रहे हैं, उससे सबसे पहले उस भाव को देखिए। सौम्य ग्रह बैठे हों, सौम्य ग्रह देख रहे हों, पाप कर्तरी में ना हो, भावेश अच्छी डिग्री वाला हो, वो सौम्य ग्रहों के साथ हो, सौम्य भावों में बैठा हो, शुभ भावों में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, वही शुभ भाव को बताए गए। भावों के बारे में चर्चा हो चुकी है। ये सब बातें प्रत्येक भाव के लिए आप देख करके चलोगे, बहुत आसानी से आप फलित कर जाओगे। नवमेश व शुक्र और गुरु भाग्यशाली ग्रह माने गए हैं। गुरु और शुक्र की तो चर्चा हो ही रही है कि ये शुभ ग्रह हैं। नवमेश की चर्चा इसलिए हो रही है कि हम नौवें भाव की बात कर रहे हैं। जब नौवां भाव बलवान होगा, उस घर का स्वामी बलवान होगा, जिसे हम नवमेश कहेंगे या भाग्येश कहेंगे, तो फिर हम भाग्यशाली, वो जातक भाग्यशाली होगा। ऐसे योग यदि इस पत्रिका में मिलते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति भाग्यशाली है। कहा यदि ये दोनों, कौन दोनों? शुक्र और गुरु, और नवमेश को बलवान होना बताया गया है। तो ये दोनों यदि शुभ भाव में बैठे हों, केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, नवमेश बलवान हो, शुभ ग्रह इसको देख रहे हों, शुभ ग्रहों से ये दृष्ट हों, पाप कर्तरी में ना हो, डिग्री वाइज अच्छे हों, 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में माना गया ग्रह को, तो हम क्या कहते हैं, 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में जो ग्रह स्थित है, जिस ग्रह की स्थिति 10 डिग्री से और 20 डिग्री के बीच में है, तो वो बलवान माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो वो क्या है, वो शुभ ग्रहों से दृष्ट हों या युत हों, युत माने उनके साथ बैठे हों, युति बनाए हुए हों, तो वो व्यक्ति कैसा होता है, भाग्यशाली होता है। बहुत आसान तरीके से शुक्र और गुरु कहाँ हो, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, वो किसके साथ हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, त्रिकोण में हो या केंद्र में हो, ये तो शुभता हो गई। लेकिन वो और बात कही उन्होंने कि वो किसके साथ बैठे हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हो। शुभ ग्रह में कौन है, बुध और चंद्रमा। यदि गुरु के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो गजकेसरी योग बन गया, हम बता चुके हैं आपको। शुक्र के साथ बुध बैठ जाए तो ये बहुत श्रेष्ठ योग बन गया। राजयोगों की बात हम कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं, बहुत आसानी से केंद्र त्रिकोण की बात कर चुके हैं। वही आगे पढ़ेंगे। जब आप इनको देखोगे, बुध और शुक्र को देखोगे, तो एक केंद्र का मालिक होगा, एक त्रिकोण का मालिक होगा, और वो केंद्र में बैठ जाए या बाकी भाव में बैठ जाए, एक त्रिकोण है, तो क्या होगा, वो राजयोग की वहाँ पर स्थापना हो जाएगी। तो उस बात को इस तरह से बताया, उनको समझने की कोशिश कीजिए, समझो। तो वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, भाग्यशाली होता है। केंद्र त्रिकोण में गुरु और शुक्र बैठे हों, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हों, शुभ ग्रहों से वो देखे, शुभ ग्रह उनको देख रहे हों, और भाग्य भाव का मालिक जो भाग्येश है, जो मालिक है यहाँ का, जो स्वामी है, वो बलवान हो, तो ऐसा जातक क्या होता है, वो भाग्यशाली होता है। दूसरे श्लोक में बात की गई है, मैंने ये श्लोकों का रूपांतरित आपके सामने रख दिया है। हम आपके लिए क्या संस्कृत पढ़ाएंगे, क्या बताएं उसके बारे में आप अपना अध्ययन कीजिए। श्लोक लिखे हुए हैं, हम बता देते हैं बीच बीच में पुस्तक का नाम आपके लिए, जो हमने पढ़ रखा है वो हम आपको बता रहे हैं। उसमें हम और कोई इधर उधर का गुणाभाग नहीं जोड़ रहे, हम दूसरी बातें इनके साथ नहीं जोड़ के चल रहे। आपको बहुत सरल विधि के साथ में हम ज्योतिष सिखाना चाहते हैं, और आप सीखिए। गुरु और शुक्र चौथे भाव में हो और या 10वें भाव में हो। चौथे भाव में गुरु बैठा हो, शुक्र 10वें भाव में बैठा हो, शुक्र चौथे भाव में बैठा हो, गुरु 10वें भाव में बैठा हो, या दोनों चौथे भाव में बैठे हो या दोनों 10वें भाव में बैठे हो, कैसे भी हो। यदि चौथा भाव, क्यों कि चौथा भाव सुख का भाव है,
मकान, दुकान, वाहन, जीवन की जितने ऐशो आराम है वो चौथे भाव से तो देखते हैं। 10वां भाव उसका कर्म क्षेत्र है। जब कर्म करेगा तभी तो उसका भाग्य खुलेगा, बढ़ेगा। तो इसलिए चौथे भाव की, 10वें भाव की बात की गई है। इनको आप सोचिए और समझिए। 10वें भाव की ही और चौथे भाव की बात क्यों की गई? क्योंकि हमने बताया लगन से श्रेष्ठ चौथा भाव होता है कि उस व्यक्ति का पूरा परिवार यहाँ होता है, उसका सुख सुविधा, वाहन, मकान, दुकान सब यहाँ होती हैं। तो इससे प्रबल ये होता है, इससे प्रबल ये होता है, क्योंकि यहाँ वो पूर्ण होता है। क्यों पूर्ण होता है? कि पति पत्नी उसका परिवार बनता है। और इससे भी ज़्यादा कौन सा होता है? फिर 10वां होता है। और पहले से 5वां, 5वें से 9वां, ये उत्तरोत्तर बली होते चले जाते हैं। इसलिए बात की गई है चौथे भाव की और 10वें भाव की कि उस व्यक्ति, वह व्यक्ति यदि वो शुक्र और गुरु इन दोनों भावों में कहीं भी बैठे हों, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हों, शुभ ग्रह उनको देखते हों, भाग्येश बलवान हो, वो भी त्रिकोण में और केंद्र में बैठा हो या 9वें भाव में ही बैठा हो, तो वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। उसे जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। ऐसी बातें शास्त्रों में कही गई है। दूसरे श्लोक में कहा है कि गुरु शुक्र, हाँ यही बताया हमने, गुरु और शुक्र कहाँ बैठे हों? चौथे। और इसके गणना की हमने कि चौथे में और 10वें में बैठे हों तो वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। उनके बशर्ते उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ ग्रहों के साथ बैठे हों, भाग्येश बलवान हो, लग्नेश भी बलवान हो, तो वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। अब हमने जो स्तंभ बताए भाव, भावेश कारक, इनको भी देखना चाहिए। D9 को भी देख लेना चाहिए, चंद्रमा को भी देख लेना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको इस सपोर्ट के लिए होती हैं, इनको भी ध्यान में रखना चाहिए और देख लेना चाहिए। और उससे आपको एक ताकत मिलती है, एक बल मिलता है। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा है और इसका आप लाभ उठा रहे हैं तो देखिए कमेंट बॉक्स में कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं, कोई बात हमसे रह गई है, हमें भी अवगत कराना चाहते हैं। ये विद्वान लोगों को तो लिए मैं बता ही नहीं रहा, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, उन लोगों की शिक्षा दे रहा हूँ, उन लोगों के लिए जो इसको सीखना चाहते हैं और किसी कारणवश उनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो बहुत सरल माध्यम से मैं अच्छा ज्योतिषी बनाना चाहता हूँ उनको, वो बन पाएंगे और जीवन में इसका लाभ उठा पाएंगे, जादू टोना टोटका से बच पाएंगे। मैंने आपको बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, ये सौर मंडल पर आधारित हमारी लाखों सालों से पहले से ही ये ज्ञान चला आ रहा है, ये विज्ञान है, उसी पे आधारित है, उसी को लेकर के चल रहे हैं। इसमें हमारी कोई गुणाभाग इधर उधर का नहीं है। आप सीखिए, समझिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, सब्सक्राइब आप कीजिए और अपने मित्रों से कराइए। और आपको अच्छा लगता है तो कराइए, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं। हमारा जो प्रयास है, हम तो आपको निस्वार्थ भाव से आपको ज्योतिषी बनाना चाहते हैं और इस ज्योतिष गर्मा को भी बढ़ाना चाहते हैं। इसकी जो मिथ्या बातें हैं उसको भी हम बताते चलेंगे कि ये बातें मिथ्या हैं, कहीं शास्त्रों में उनका कहीं लेखा जोखा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें, बताते चलेंगे, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी बताएंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।